नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोगों ने हमारा हिंदी विषय का पहला अध्याय पढ़ा है। आज हम लोग हमारे दूसरे अध्याय की तरफ जाएंगे जिसका शीर्षक है गीत गाने दो मुझे। ये हमारी अगली कविता रहेगी, गीत गाने दो मुझे, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग जो हमारे कवि हैं उनका जीवन परिचय करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी कविता पर आएंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1898 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में। ये दो इनके सन रहे हैं और हमें इनको याद रखना है। और जब हम अपना परिचय लिखेंगे तो हमें इनके जन्म के समय और साथ साथ इनके जन्म के स्थान से हमें इसकी शुरुआत करनी है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम अपना जो परिचय है, लेखक का जीवन परिचय, हम अपने पहले बिंदु जिसका शीर्षक रहेगा परिचय, हम इससे शुरू करेंगे। तो निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले, जिसमें महिषादल एक गांव रहा है, वहां पर हुआ था। कहां पर था ये? बंगाल में था। बंगाल में मेदिनीपुर नाम का एक जिला था और वहां पर एक गांव था महिषादल, वहां पर हुआ था। और उनका जो पितृग्राम यानी कि जो उनके पिता का गांव था वो उत्तर प्रदेश का गढ़कौला यानी कि उन्नाव वो रहा है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था, बिल्कुल ये चीज आप डालेंगे। और वो बहुत छोटी आयु में ही उनकी माँ का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई और पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि जो है वो उत्पन्न हुई। इनका छोटा सा परिचय है। उसके बाद सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पहले उनकी कम उम्र में उनकी माँ का देहांत हुआ और बाद में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे, उनका भी देहांत हो गया। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। जीवन के अंतिम जब उनके क्षण थे उस समय उनकी एक पुत्री थी सरोज नाम की, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। और जब सरोज का देहांत हो गया तब उनको मतलब जीवन में होता है कि कुछ भी उनके पास नहीं बचा था, उनको जीवन ने बिल्कुल तोड़ दिया था। और अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है कि मतलब कभी पहले उनकी माँ की मृत्यु हुई, फिर उनकी पत्नी की, फिर पिता, चाचा, मतलब धीरे धीरे करके सब गए, फिर उनकी बेटी जो उनसे बहुत करीब थी उनकी भी। तो ये सब चीजें उनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। अब हम उनका दूसरे बिंदु हमारा रहेगा साहित्यिक परिचय और इसमें हम इनका साहित्यिक परिचय जानेंगे कि सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिसको बाद में उनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली और वो मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। मुक्त छंद, हम छंद जो है हम आगे आने वाली अपनी जो हमारी उच्च शिक्षा जब हम लेंगे हिंदी विषय में हम तब पढ़ेंगे। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये मुक्त छंद के प्रवर्तक यानी कि इसको बढ़ाने वाले माने गए और इन्होंने बहुत सारी कविताएं इसी छंद में लिखी हैं। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े कि उन्होंने जो पत्रिकाएं जो अक्सर मैगजीन्स वगैरह छपती हैं, तो 1922 में एक रामकृष्ण मिशन जो है वो वहां पर उस समय हुआ करता था। उस मिशन में एक पत्रिका जो है वो हुई थी, उस पत्रिका के संपादन से उससे वो जुड़े और 1923 से 24 में वो मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। यानी कि उन्होंने जो है ये लेखन जो साहित्य है उससे जो जुड़े हुए कार्य थे उन्होंने वो शुरू कर दिए थे। उसके बाद वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए और अंत में इलाहाबाद आकर रहे और यहाँ पर इनका जो देहांत है वो हो गया था। उसके बाद छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत ही व्यापक है। एक तो इनको छायावाद के कवि माना जाता है, ये चीज हम इसमें जरूरी है और हम लिखेंगे। उसमें भारतीय इतिहास, जो हमारा भारत का इतिहास रहा है, हमारा जो भारत का इतिहास है वो 3 भागों में विभाजित है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और तीसरा जो है आधुनिक इतिहास। इन तीनों भागों में विभाजित है। तो उन्होंने भारत के इतिहास का दर्शन और परंपरा का जो व्यापक जो है उनकी चीजों में देखने को मिलता है, बोध मिलता है। और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी समकालीन होता है।
कंटेम्प्ररी मतलब जो हमारे जो साथ साथ जो है चीजें चलती हैं, यानी कि भारत के साथ साथ जो है और किसी देश की संस्कृति या किसी और देश की संस्कृति उसी समय में रहकर उन्होंने साथ साथ जो है बहुत सारी चीजों को जो है अध्ययन किया है। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में देखने को मिलती है, वैसी बहुत ही कम कवियों में देखने को मिलती है। इनका थोड़ा सा परिचय रहा है। उसके बाद हम इनकी भाषा शैली पढ़ेंगे कि यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने उसके अलावा जो बहुत सारे छंद हैं उसमें भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की विविधता है, मतलब उन्होंने बहुत सारे रूपों में, कोई उन्होंने कभी किसी, कहीं पर उनकी जो कविताएं हैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो कहीं पर उनकी जो कविताएं हैं वो प्रकृति का वर्णन करती हैं, कहीं पर एक पक्ष को उजागर करती है, तो कहीं पर खुशनुमा, मतलब इस तरीके की भी बहुत सारी कविताएं जो है उनकी देखने को मिलती है। लेकिन उनकी ज्यादातर जो कविताएं हैं उनकी जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो कि कहीं ना जो एक इस तरीके की मिलेगी जो कि उन्होंने अपने जीवन पर जो उन्होंने कष्ट झेले हैं उस चीज के ऊपर ज्यादातर उनकी कविताएं देखने को मिलेंगी। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह जो प्रकट है वो हुई है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है। तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो भिक्षुक जैसी कविता में आम बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक इस्तेमाल हुआ है, मतलब वो शब्दों के खिलाड़ी रह चुके हैं और उन्होंने शब्दों के साथ खेलते हुए उनको अपनी कविताओं में डाला है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्यता और अर्थ की प्रधानता और उनकी काव्य भाषा में जो है अलग से देखने को मिलती है। ये इनकी भाषा शैली है। और हमारा चौथा बिंदु रहेगा रचनाएं। निराला की प्रमुख कुछ काव्य कृतियां हैं, जैसे कि परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं। और निराला ने कविता की अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्ले सुर, बकरिहा विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला की रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय अक्सर पूछा जाता है। इसके प्रश्न जयशंकर प्रसाद जी का या निराला जी का अक्सर प्रश्न बनता है, तो इनका बहुत अच्छे से करना है परिचय। तो ये इनका परिचय था। यहाँ पर हमारा, यहां से हमारी कविता शुरू होती है जिसका शीर्षक है गीत गाने दो मुझे। थोड़ा सा इस कविता के बारे में बताना चाहूंगी। इस कविता के अंतर्गत ये चीजें डाली गई जैसे कि हम अपने जीवन भर में बहुत सारी तकलीफों को झेलते झेलते एक समय पर इतने ज्यादा मतलब होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, कि हतोत्साहित हो जाते हैं, कि उस समय पर हम अपने जीवन जीने की जो इच्छा है हम वो ही खत्म कर देते हैं। तो जो ये गीत है ऐसे लोगों को जो है प्रेरित है, ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों में जीवन भर के कष्टों को झेलते झेलते वो इस तरीके से हतोत्साहित हो चुके हैं कि कवि इस गीत के माध्यम से उनके मन में जो है आशा का संचार करना चाहता है, उनके मन में आशा की किरण जगाना चाहता है कि हर चीज जो चली गई है हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए ना हो, लेकिन फिर भी अपने जीवन जीने की जो उम्मीद है हमें वो नहीं खोनी चाहिए। तो कुछ इसके ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। ये हमारी कुछ पंक्तियां रही हैं। इसमें जो कवि है वो ये कहते हैं कि गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने दो। वेदना यानी कि पीड़ा, जो दुख होता है उसको वेदना कहा जाता है। और पाथेय का अर्थ होता है सहारा। अगर हम किसी को सहारे की जरूरत होती है तो वो सहारा। ठग और ठाकुर, ये जो लुटेरे होते हैं इनको ठग ठाकुर उस समय बोला जाता है। जो ये एक शोषक वर्ग जिसकी हम बात करते हैं, जो दूसरे लोगों पर शोषण करता है, उनके साथ बुरा सलूक करता है वो, तो ये एक शोषक वर्ग के प्रति ठग ठाकुर वर्ग का इस्तेमाल किया गया। शोषक वर्ग। कंठ यानी कि गला। काल यहाँ पर मृत्यु। काल के दो अर्थ होते हैं, एक तो काल का अर्थ होता है समय और दूसरा होता है मृत्यु। यहाँ पर काल का अर्थ मृत्यु होगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ अर्थ हैं। पहले हम इसका प्रसंग करेंगे, जो कि हमारा कोई भी काव्य होगा वो 3 भागों में बटा हुआ होगा। सबसे पहले प्रसंग, फिर उसकी व्याख्या, और फिर हम उसका करेंगे भाषा।
या फिर जिसको हम विशेष कहते हैं, हम इसको इस रूप में लिखते हैं, या विशेष। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में गीत गाने दो नामक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से जो निराला जी हैं वो ऐसे लोगों के मन में आशा का संचार करना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन जीने की जो उम्मीदें हैं उनको खो दिया है। तो एक बार हम इसकी व्याख्या देखेंगे। कवि कहता है कि गीत गाने तो मुझे वेदना को रोकने को, जो मैंने अपने जीवन में दुख सहे हैं, कठिनाइयां देखी हैं, या असफलता का जो मतलब मेरे पास एक जो असफलता आई है उसको रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। मैं उन सबको खत्म करना चाहता हूँ और गीत गाकर मैं अपने मन में खुशी का संचार लेकर आना चाहता हूँ। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, मतलब एक ऐसे लोग जो राह चलते चलते चोट खा रहे हैं, मतलब जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मंजिल पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं चोट खाने को मिल जाती है और वो बार बार हार जाते हैं। होश के भी होश छूटे, और ऐसे बहुत सारे होश वाले थे जिन्होंने अपने मंजिल पाने की जंग में अपने आप को जो है होश गंवा दिए, जीवन की कठिनाइयों ने उनको बिल्कुल हरा दिया है। हाथ जो पाथे थे ठग, और जो उनके जीवन जीने के सहारा थे, जो उनकी खुशियां थी, वो भी रात के समय ठग ठाकुरों ने लूट ली है, मतलब कि कुछ लोगों ने उनकी खुशियों को लूट लिया है। जो शोषक वर्ग है उन्होंने उनकी वो खुशियां भी छीन ली हैं। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, और लोगों की जो गले की आवाजें हैं, इतनी परेशानियों के कारण वो आवाज जो है उनके गले से निकल नहीं पा रही है, और उनको अब ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अब काल आना बचा है, सिर्फ मृत्यु आ रही है, और बाकी सब चीजें जो है उनकी जिंदगी से खत्म हो गई हैं। ये भावार्थ रहेगा इसका, है पद्यांश श आएगा यहाँ पे। मैं अपनी वेदना को कम करने के लिए गीत गाने का आह्वान किया है कि अगर हम अपने मन की दुख को कम करना चाहते हैं तो अगर हम गाना शुरू कर देते हैं तो हमें उससे कहीं ना कहीं आराम मिलता है। तो वो अपने जीवन से लड़ते लड़ते थक गए हैं, इस कारण वह अत्यंत दुखी हैं और अपने दुख को कम करने के लिए वे गीत गाना चाहते हैं, और जीवन के कठिन मार्ग पर जो उनको दुख मिले हैं उससे वो अब अपने होश खोने लगे हैं। और अब ये कविता अब कवि इतने आहत हो चुके हैं कि वो अब होश में भी नहीं है। यहाँ पर ये हमारा इसका अर्थ होगा। उसके बाद हम इसका विशेष करेंगे कि सांसारिक छल प्रपंच से दुखी कवि हृदय की पीड़ा का मार्मिक चित्रण कर रहे हैं, मतलब कि उनको जीवन में इतने कष्ट देखने को मिले हैं कि अब वो उस कष्ट का वर्णन है वो इस कविता में कर रहे हैं। जो खड़ी बोली और जो तत्सम प्रधान शब्दावली है उसका प्रयोग किया गया है, बीच बीच में जो संस्कृत के शब्द है उनका इस्तेमाल हुआ है। ठग ठाकुर में रूपक अलंकार है कि मतलब यहाँ पर जो ठग ठाकुर है वो शोषक वर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है इन शब्दों का, तो यहाँ पर इसमें रूपक अलंकार है। और गीत गाने में अनुप्रास अलंकार है। ठग ठाकुर में ठ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। ये हो गया हमारा विशेष। अब उसके बाद हमारा अगला पद्यांश हम पढ़ेंगे। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। यहाँ पर हमारा ये अगला होगा पद्यांश। यहाँ पर हार अर्थात हारना, और ठीक है, प्रथा अर्थात पृथ्वी, संसार विश्व हार हो गया, परिचय अर्थात पहचान, ठीक है। तो यहां पर कवि बोल रहे हैं, पहले प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में गीत गाने दो मुझे नामक कविता से उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी जो है लोगों में आशा का संचार करना चाहते हैं, आशा की किरण जगाना चाहते हैं। और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। ये चीज होती है ना कि जब हम बार बार किसी चीज को लेकर हार जाते हैं तो एक मन के अंदर जो है मलाल उत्पन्न हो जाते हैं, जहर सा भर जाता है। तो कवि कह रहा है कि संसार जो है हार खाकर बार हार कर जो है उसके मन में जो जहर है वो भरता जा रहा है। देखते हैं लोगों को सही परिचय ना पाकर,
और लोगों से पहचान ही सही प्रकार से नहीं हो पा रही है। किसी को बस लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, अनजानी निगाहों से देख रहे हैं और एक दूसरे का सही परिचय भी उनके पास नहीं है कि साथ में रहते हुए भी वो एक दूसरे के लिए अनजान बने हुए हैं। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को, कि अब जो ये पृथ्वी की जो लो है, ये दुखों के कारण, कठिनाइयों के कारण जो बुझ चुकी है, अब उसे सींचने को, फिर से उठाने को जो है जलो और फिर से उठाने को जो है आशा का संचार करो, ताकि सबके सब में जो दुखों से हटके जो सुख है उसका जो उस सब में एक आभास है वो हो पाए और सब जो है खुशी भरी जिंदगी जी पाए। ये इसका सरलार्थ होगा। उसके बाद एक बार इसका देख लेते हैं कि संसार के छल कपट के प्रति अपने आक्रोश प्रकट करते हुए कवि ने आशावादी बनने की प्रेरणा दी है। कवि को हर जगह निराशा नजर आती है, लगता है अब संसार भी छल कपट से हार गया है। और इसके बाद जो है अब वो निवेदन करते हैं कि आप सबके सब जो है अब आशा का संचार कीजिए और उठिए और दोबारा जो है अपने कार्यों में लग जाइए। यहाँ पर इसका हमारा ये अर्थ होगा, इसका हम विशेष करेंगे कि सांसारिक छल प्रपंच से दुखी कवि द्वारा मानवता की पुकार की जा रही है कि भाई अब कवि जो है आशा का संचार कर रहे हैं लोगों में कि अब आप उठो और अपने जीवन को खुद ही जियो। भाषा खड़ी बोली है, जल उठो फिर सींचने को में विरोधाभास अलंकार है कि आपको वो काम करने के लिए अब उठना पड़ेगा जो काम अब असंभव है, क्योंकि अब सबके सब जहाँ पे एक निराश हो चुके हैं, ऐसे निराश वातावरण में आशा प्रदान करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है विरोधाभास जो है चीजें अलंकार देखने को मिलती हैं। और लोगों में ल वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जहर भरना, लो बुझना, जल उठना, मुहावरों आदि का प्रयोग भी इसमें इन्होंने किया है। तो यहाँ पर ये हमारा जो अगला पद्यांश है ये भी खत्म होता है। अब इस पद्यांश से जुड़े जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, अब एक बार हम उन प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? क्योंकि हर जगह जो है दुख और पीड़ा जो है सिर्फ यही नजर आ रही है। और उस दुख और पीड़ा के चलते क्योंकि जो उनके पास जो उनके सहारे की चीजें थी लोगों से वो तक छीन ली गई है। रात के समय पे जो लुटेरे आए, जो शोषक वर्ग आया, उन्होंने उनसे वो उनका खुशी भी छीन ली। और ऐसे में लोगों की जो आवाज है गले की वो तक नहीं निकल रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बस मौत उनके दरवाजे पर खड़ी हुई है। यह भावना, क्योंकि इतनी परेशानी देख देख कर जीवन की एक बार को कवि जो है वो इतना हतोत्साहित हो गया है कि उनके मन में ये वाली जो भावना है वो आ चुकी है। क्योंकि उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, बहुत ही कठिन हालातों का सामना किया है। हालातों आएगा यहाँ पर, हालातों का सामना किया है। जीवन में वेदना और दुख ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा। शोषक वर्ग के अत्याचार और शोषण ने उसे बहुत दुखी किया है। उसने जब भी विरोध किया है उसकी आवाज को दबाया गया है, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और लोगों में जो है आशा का संचार लगातार वो करते आ रहे हैं। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? ठग ठाकुरों से कवि का संकेत शोषक वर्ग के प्रति है, जो लोगों पर अत्याचार करते हैं और बहुत मजे से अपनी जिंदगी बिताते हैं, ऐसे लोगों की ओर है। इस प्रकार के लोग समाज में बहुत फैले हुए हैं और इनका जो निशाना है गरीब किसान है और मजदूर वर्ग है, जो कि हमेशा प्रायः उनका शोषण करते रहते हैं। अगला, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव क्या है कि भाई अब इस निराशा के भाव को खत्म करो। जीवन में जो दुख है और जो कठिनाइयां हैं वो आती हैं, लेकिन उनसे मजबूत बनो और हार कर मत बैठो और अब उठो और अपने आप को जो है आगे की तरफ लेकर जाओ। ये इसने जो है अपने आप को आशावादी बनाने के लिए एक प्रयत्न किया है। ये इस पंक्ति का भाव ये है। भाव सौंदर्य पूछा गया है आपसे, तो भाव सौंदर्य में आप सिर्फ और सिर्फ अर्थ लिखेंगे। काव्य सौंदर्य पूछा जाता तो आप भाव सौंदर्य भी लिखते और शिल्प सौंदर्य भी आप लिखते। भाव में सिर्फ भाव ही लिखना है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, कवि ने इस पूरी की पूरी कविता में ऐसे लोगों का वर्णन किया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख देखे हैं और कवि ने खुद ने भी अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा तकलीफें देखी हैं। और ऐसे में बाकी सबको जो है प्रेरणा देना और उनके लिए आगे बढ़ना और उनके अंदर आशा का संचार करना, अपने आप में ही दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति जो है उनकी स्पष्ट होती है। आज का समय दुख और निराशा से युक्त है। जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण हो गया है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य जो है हर संघर्ष के लिए तैयार हो।
संघर्ष ही ऐसा मार्ग है जिसका हाथ पकड़कर कठिन समय से जो है बाहर आया जा सकता है, वरना जो वो संघर्ष है वो हमारे जीवन जीने की जो एक पावर होती है, शक्ति होती है, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। तो यहाँ पर हमारी ये कविता और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होता है वो हमारे खत्म होते हैं, और हमारा जो दूसरा पार्ट है उसका जो पहला भाग है वो हमारा खत्म होता है। इससे जुड़ा जो दूसरा वाला भाग है वो हम लोग कल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग घर पर पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।